हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आप लोग के कुछ सवाल मुझे मिले और सवालों को देख के ऐसा लगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक दो सवाल चलिए हम डिस्कस करते हैं। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, कल हमने इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया था, पर हम चीज़ों पे बार बार लौटते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंशिएशन, इसमें हमने फॉर्मूलाज देखे थे और हमने देखा था कि कैसे समथिंग से रिप्लेस करने पे वो एवरीथिंग हो जाता है। और एक सवाल मुझे ये मिला कि इफ y बराबर ln sin x फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। अगर y का वैल्यू ln sin x है तो d2y बाई dx स्क्वायर निकालिए। तो पहली बात, इसका मतलब क्या है? हम dy बाई dx तो जानते हैं, पर d2y बाई dx स्क्वायर क्या है? तो ये एक्चुअली में डबल डिफरेंशिएशन है और ये कोई नई बात नहीं है, इसे तुरंत इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किया जाता हमारे द्वारा जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने जाते, जो कि आजकल में हम पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है, इसे डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन? सोचिए कि मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकाला समय के रेस्पेक्ट में, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला dx बाई dt, यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से मुझे मिला वेलोसिटी। लेकिन सोचिए, वेलोसिटी का भी तो चेंज निकाला जा सकता था, मैं वेलोसिटी को भी तो डिफरेंशिएट कर सकता था, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता। तो ये जो एक्सेलरेशन मुझे मिला वो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन से मिला, एक बार डिफरेंशिएट करने से मिला, पर डिस्प्लेसमेंट को तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चेंज का भी चेंज निकालना पड़ता है, कभी चेंज के चेंज का चेंज निकालना पड़ता है। तो एक बार चेंज निकालना हो सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाई dx, दो बार चेंज निकालना हो d2y बाई dx स्क्वायर, और या y डबल डैश लिखते हैं, कभी कभी y2 लिखते हैं। फिर अगर ट्रिपल डिफरेंशिएट करना हो तो d3y बाई dx क्यूब। ऐसे करके जब तक हमारी मर्जी होगी, जब तक हमारी ज़रूरत होगी, हम वहाँ तक करेंगे। आम तौर पे डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ज़्यादातर चीज़ों का पता चल जाता है, तो हमें ट्रिपल या क्वाड्रपल डिफरेंशिएशन की ओर नहीं जाना पड़ता, डबल डिफरेंशिएशन में हमारा काम चल जाता है। पर इसका मतलब बस इतना है कि डिफरेंशिएट करने से जो आया है उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, बस इतना ही मतलब है। तो पहले हम इसका dy बाई dx निकालेंगे, ln जिस पे ऑपरेट करे उसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाता है 1 बाई वही, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन x, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा cos x। तो ये dy बाई dx जो बना वो हो गया cos x बाई साइन x, cos x बाई साइन x इसका वैल्यू हो गया। और cos x बाई साइन x को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cot x, आराम से लिख सकते हैं, है ना, cot x। अब देखिए, अगर मुझे d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, अगर मुझे d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन करके सही आ गया ना। अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसी को दोबारा कर देंगे, डिफरेंशिएशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी इस फंक्शन का d2y बाई dx स्क्वायर ये वाला वैल्यू हो जाएगा, और यही आंसर निकालना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आपने इसे किया क्या, आपने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखने से क्या हो रहा है देखेंगे हम, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। जब आप dy बाई dx निकाल रहे थे तो आप y का चेंज देख रहे थे। dy क्या था? y का चेंज dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी आप इसे निकाल रहे थे। जब आप सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो आप y का चेंज निकाल रहे थे x के रेस्पेक्ट में, और उससे क्या मिला? उससे हमें स्लोप मिला। उससे हमें पता चला कि स्लोप क्या है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, वो चीज़ें पता चली। लेकिन जब हमने डबल डिफरेंशिएट किया तो एक्चुअली हमने ये किया, हमने इसी को ना डिफरेंशिएट कर दिया, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अब हम स्लोप का चेंज निकाल रहे हैं। जब हम सिंगल डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हम y का चेंज निकाल रहे थे, y में क्या बदलाव आ रहा है?
जब हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम स्लोप में चेंज निकाल रहे हैं कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन से हमें पता चलेगा कि y कैसे बढ़ रहा है, y कैसे घट रहा है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन हमें करने से ये पता चलेगा कि स्लोप कैसे बढ़ रहा है और स्लोप कैसे घट रहा है। और क्या ये बातें हमें कभी कभार जाननी होंगी? हो सकता है हमें जाननी पड़े, हो सकता है हमें न जाननी पड़े, ये आगे पता चलेगा, ये आगे हम देखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जो हमने बड़ी आसानी से बना लिया। एक और क्वेश्चन मुझे मिला जो कि बहुत आसान था, y = log 2x। ये मैथ में अगर लिखा हुआ है तो मैथ में अगर केवल log x लिखा हुआ है मतलब कि वो ln लिखा हुआ है, ln नहीं लिखेंगे मैथ में। लेकिन अगर आप किसी फिजिक्स के बुक से बनाइएगा तो log लिखने का मतलब अगर बेस नहीं लिखा हुआ, जैसे इतना लिखा हुआ है, तो मैथ में इसका मतलब है कि बेस यहाँ e है, फिजिक्स में इसका मतलब है कि बेस यहाँ 10 है। क्योंकि फिजिक्स का ज़रूरत अलग है तो बात तो अलग करनी पड़ेगी। फिजिक्स का ज़रूरत है कि 10 का पावर पे बात हो, मैथ का ज़रूरत है कि e का पावर पे बात हो। तो फिजिक्स में अगर केवल ऐसे लिखा रहता तो इसका मतलब था कि बेस यहाँ पे 10 लेना है। मैथ्स में अगर ये ऐसे लिखा रहता इसका मतलब था कि बेस यहाँ पे e लेना है। पर हमारी तो कोई कन्फ्यूज़न की बात है नहीं हमारे लिए, हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे 2 है। तो याद करिए इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट देखा था कि log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बन जाएगा। ये होगा 1/x log 2 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e। ये इसका सीधा सा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हमने कैसे किया? तो हम इसका स्टेप अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि d/dx है ना, डायरेक्ट d/dx डायरेक्ट, ये कोई चेन रूल से जाएगा भी नहीं और ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये इसके आंसर होते, ये इस तरह से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता। तो डिफरेंशिएशन पे हमने बात करी थी, हमने देख लिया था, हमने अभी डबल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को देख लिया। सोचिए अगर मैं ट्रिपल डिफरेंशिएशन करूं तो क्या बताएगा? तो d/dx ऑफ d2y/dx² बताएगा। मतलब स्लोप के चेंज, स्लोप का चेंज है ये पूरा, ये y का चेंज है, ये स्लोप का चेंज है। तो स्लोप के चेंज का चेंज हम देखेंगे, स्लोप के चेंज का चेंज। हो सकता है कभी हम इतनी दूर तक जाना पड़े, कोई चीज़ हमें ना समझ में आ रही हो और हमें ये देखना पड़े कि स्लोप का चेंज कैसे चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए स्लोप हुआ था अभी 1 और फिर हो गया 2, 1 से 2 हो गया तो स्लोप तो 1 बदला ना, तो स्लोप का चेंज जो आया वो डबल डिफरेंशिएशन देगा। अब स्लोप का जो चेंज कितना हुआ और फिर अगली बार चेंज कितना हुआ, उसका चेंज हमें देखना पड़े तो हमें ट्रिपल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। खुशी की बात यह है कि हमें ट्रिपल तक नहीं जाना पड़ता, डबल तक ज़्यादातर काम हमारा हो जाता है। बहुत अच्छी बहुत डीप बातें हम डबल से ही पता कर लेते हैं, ट्रिपल तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल का ज्ञान थोड़ा अधूरा है, सिंगल में हमें सिंगल डिफरेंशिएशन में बहुत सारी बातें नहीं पता चल पाती है, खुलासा नहीं हो पाता है। पर डबल डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप खुल जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। ट्रिपल तक हमें जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। कभी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल बना रहे हो तो हो सकता है ट्रिपल तक जाना पड़े और वो बहुत रेयर चीज़ है। तो हमें समझ में आया कि सिंगल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कोई भी क्वेश्चन अगर उठा लें तो मान लीजिए मैंने उठा लिया साइन ln cos tan √x, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया और बोला कि चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हमने देखा साइन इतने पे ऑपरेट कर रहा है तो पहले हम इतने के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जगह कॉस ऑफ इतना लंबा सा लिखेंगे हम। फिर ln इस पे ऑपरेट कर रहा है तो हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इतना हो जाएगा। फिर कॉस इतने पे ऑपरेट कर रहा है तो माइनस साइन इतना हो जाएगा। टैन इस पे ऑपरेट कर रहा है तो सेक स्क्वायर इतना हो जाएगा। फिर ये 1/2 √x हो जाएगा और इस हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। मैं पूरा आंसर लिखूं थोड़ा आराम से, है ना, पूरा अगर आंसर लिखूं तो इसका आंसर हो जाएगा। ये लेंदी क्वेश्चन है, मतलब कि समय ज़्यादा लगेगा पर हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा। हम इसे लिखेंगे कॉस, देखिए मैं लिख रहा हूँ ln cos tan √x, ये हो गया पहला स्टेप। फिर हम ln लिखेंगे तो ln जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cos tan √x। फिर हम क्या ये और ये कट जाएगा, क्या ये और ये कट जाएगा? हमारे मन में लालच आएगा कि इसको और इसको काट दे, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये ln का ऑपरेटर है।
ln इस पे ऑपरेट कर रहा है, ये कोई नंबर नहीं है, ln इस पे ऑपरेट कर रहा है, ये एक वैल्यू है, और यहाँ ये नीचे आया है, ये अलग वैल्यू है। तो ये दोनों अलग अलग बात है, ऐसे कट नहीं सकता है। फिर cos के बारे में हमने लिख दिया, ln वाली बात लिख दी। अब cos इतने पे ऑपरेट कर रहा है तो ये होता है माइनस साइन, तो माइनस मैं यहाँ रख देता हूँ साइन tan रूट एक्स। फिर tan इतने पे ऑपरेट कर रहा है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और 1/√x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो छोटा सा नमूना आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर आया। और अगर हम इसे चेन रूल में लिखना चाहें तो ये d/, इतना मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। आप कहेंगे, अगर आप बताएंगे मुझे मैसेज के थ्रू या कमेंट्स में, तो मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि इसे दोबारा लिख दूंगा, पर मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समय की बस बर्बादी होगी। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं है, कुछ ऐसा दिमाग का बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाली बातें हैं। तो ऐसे लंबे लंबे सवाल भी हम कर सकते हैं। इन सवालों से हमारा वास्ता नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर, साइन, ln वगैरह वगैरह छोटी छोटी बातों में ही लगे रह जाएंगे, उसी से हमारा फिजिक्स डील हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशन के सवाल हमें नहीं मिलने वाले उतना, और अगर मिलते हैं तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन की चर्चा में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करी थी। हमने देखा था कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो हमने डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूला से सब कुछ लाना शुरू किया था। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन हमने ये देखा था कि x का पावर n। अब हमने इंटीग्रेशन की ओर बढ़ गए हैं, तो इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ लिख लें, मान लीजिए, है ना, इंटीग्रेशन, तो x का पावर n डॉट dx, x का पावर n डॉट dx, यानी हम x का पावर n को अगर इंटीग्रेट करें, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कहिएगा कि dx के रेस्पेक्ट में, dx वो छोटा सा टुकड़ा है जो हमने कल लिया था एक जगह स्लैब। याद करिए कि हमने जो स्लैब बनाया था, अगर मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमने एक पतला सा स्लैब लिया था dx का, और ये y है, तो इस स्लैब का एरिया हुआ y इंटू dx। एरिया मैंने क्यों कहा, क्यों इंटीग्रेशन से हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उससे हमें एरिया मिलता है। तो हम यहाँ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y डॉट dx। और अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि a से b, तो ये कौन सा हुआ, इनडेफिनिट की डेफिनिट, तो ये हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता तो हमें बस इक्वेशंस मिल जाते, हमें फॉर्मूला मिल जाता एरिया का, तो वो हम कहते इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो x का पावर n डॉट dx का होता है फॉर्मूला x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और इसके इस्तेमाल से हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4, x का पावर -5, x का पावर 3/2, x का पावर 1/2। और अंत में हमने एक सवाल देखा था कि x का पावर 1/x का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन जब हम इसे पुट करने लगे थे तो हम फंस गए थे। हमें पता चला कि अरे ये तो निकलेबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने फिर उसे इंटीग्रेट करके देखा कि अच्छा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो किसको डिफरेंशिएट करके 1/x आता है, तो 1/x को इंटीग्रेट करके वो आएगा, तो डिफरेंशिएट करके आता है ln x को। तो हमने जाना कि ये होता है ln x, 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x। और इसे हमने एक पैटर्न की भांति देखा था, एक पैटर्न के तरीके से देखा था, और वो पैटर्न ये था कि नीचे जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो ऊपर है, तो हमने लिख दिया ln x। तो सोचिए, मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ कि नीचे अगर fx है, नीचे कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो इसे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसे मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि नीचे जो था उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद था, तो इसे इंटीग्रेट करने पे ln x मिला। तो नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अगर मौजूद है और उसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें मिलेगा ln fx। प्लस c भी लिखते हैं, एक्चुअली प्लस c इसलिए लिखते हैं
कि कुछ कांस्टेंट बच जाते हैं। उसी का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। आप मान के चलें भी कि प्लस सी हम लिखते हैं, वो कांस्टेंट है कुछ भी। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस ये, तो ये एल एन एफ एक्स हो गया। इसका इस्तेमाल करके हम आज निकालेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। और साइन का हमने देखा था, साइन का क्या होता था, साइन का इंटीग्रेशन cos x कि माइनस cos x, हाँ माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता था sin x, ठीक है, sin x होता था cos x डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन sin x। तो चलिए हमें मान लीजिए निकालना है tan x डॉट डी एक्स, tan x डॉट डी एक्स, ये हमें निकालना है। तो हमने कहा कि अच्छा इसका तो कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं और इंटीग्रेशन इतना आसान होता नहीं है, किसको डिफरेंशिएट करके tan x आया होगा तो इसको इंटीग्रेट करके वो आएगा। तो ऐसे अगर हम सोचेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने tan x को लिख दिया sin x बाई cos x, sin x बाई cos x dx। अब हम देखें कि नीचे cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, माइनस तो नहीं है पर sin x तो है। cos x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए माइनस sin x, माइनस ऊपर में नहीं है पर sin x तो है, माइनस हम अपने से ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ लगा देंगे। पूछने वाले पूछने लगे माइनस कैसे लगा दिया, कैसे माइनस ले आया, एकदम अपना करता है, तो हम एक माइनस और लगा देंगे। चुप रहो भाई साहब, ये माइनस हमने अपने लिए लगाया ताकि फॉर्मूला हमारा फिट बैठ जाए, और ये माइनस हमने जो इस पे सवाल उठाया उनको चुप कराने के लिए लगाया कि चुपचाप रहो, 2 माइनस दे रहा हूँ, चिंता मत करो। तो माइनस माइनस। अब देखिए नीचे जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ln cos x, लेकिन ये माइनस तो रह जाएगा ना, तो माइनस ln cos x। और याद करिए लॉग में जो मल्टीप्लाई है वो पावर में जा सकता है और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में जा सकता है। तो इस cos x को हमने यहाँ पावर दे दिया, तो ये बच गया ln 1 बाई cos x, और 1 बाई cos x क्या हो जाएगा, ln sec x प्लस सी। प्लस सी आप जोड़ दिया करें, कांस्टेंट जोड़ दिया करें, उसका कारण हम देखेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया ln sec x प्लस सी। तो एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से, हमने कोई डेरिवेशन नहीं किया, किताबों में लंबा डेरिवेशन होता है इसका, हमने छोटे से ऑब्जर्वेशन से देखा कि एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से हमने ये पढ़ लिया कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस सी। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप पहले ये निकाल लें कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि वो इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इजी है। तो आप cot x का इंटीग्रेशन पहले खुद से निकालें, पहले आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से पहले निकालें फिर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है cot x का इंटीग्रेशन। तो cot x को हम लिखेंगे cos x बाई sin x डॉट dx, नीचे sin x है, इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, ऊपर मौजूद है, तो बहुत आसान है आंसर, ln sin x प्लस सी। सी हम जोड़ दे रहे हैं, सी हमें पता नहीं क्यों जोड़ रहे हैं पर हम जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है, ln sin x प्लस सी। तो अब हमारे पास ठीक ठाक फॉर्मूले जमा हो गए हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इनफैक्ट डिफरेंशिएशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हमने उसके कुछ कुछ टूल्स चुरा लिए हैं जो हमें फिज़िक्स के हमारी नैया को पार लगा देंगे, हमें 11th के पार पहुंचाने का दम रखते हैं। इतना हमने पढ़ लिया है, कुछ कुछ बातें छूटी होंगी, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम उस समय सीख लेंगे, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन अभी हम नहीं करने वाले, जब इंटीग्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेशन पे एक क्लास और ले लिया जाएगा उसके पहले, ठीक है। ln sin x प्लस सी। तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में हमारे पास कौन कौन फार्मूला आ गए। पहला फार्मूला आया x का पावर n डॉट डी एक्स, x का पावर n डॉट डी एक्स हो जाता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट अगर आप इनडेफिनिट नहीं कर रहे हैं तब, अगर आप डेफिनिट नहीं कर रहे हैं तब। दूसरा फॉर्मूला sin x डॉट डी एक्स हो जाता है माइनस cos x। तीसरा फॉर्मूला cos x डॉट डी एक्स हो जाता है sin x। tan x डॉट डी एक्स हो जाता है ln sec x, और cot x डॉट डी एक्स हो जाता है ln sin x। बाकी तो sec का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, sec x इंटू tan x, cos x इंटू cot x, वो सारे फार्मूलाज तो हैं ही, पर वो बहुत ज़्यादा हमारे काम नहीं आने वाले, तो हमने उनकी बात भी उतनी नहीं करी। वो सी का पता नहीं क्या एक लफड़ा था, तो चलिए उसे देख लेते हैं कि सी का क्या लफड़ा हो रहा है वहाँ। तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम, सी का लफड़ा के लिए ऐसा करते हैं
कि हम एक फंक्शन लेकर के इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, या ऐसा कि जिसे डिफरेंशिएट करते हैं। हम थोड़ा अपने जो प्रोसेस हमने जो जहाँ से हम इंटीग्रेशन लाए थे उसको देखते हैं। तो हम इसे डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा 2x, बड़ी आसान। फिर हम एक फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2x, 2 का तो 0 हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाख बाई डी एक्स, इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने देखा अरे फिर से 2 मिला, 2x मिला। सोचिए इसे मैंने जब डिफरेंशिएट किया 2x मिला, जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया, मैं 2 कहीं और से और ले आया, मैं इसमें 2 कहीं और ले आया, 2 कहीं और से ले आया, लो भाई 2 और रखो। फिर मैंने उसे डिफरेंशिएट किया, देखा बात वही रही, 2 लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 2x। मैं इस बार 1 लाख लाया, 1 लाख जोड़ दिया, लो भाई 1 लाख रखो, 1 लाख तुम रखो एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर को 1 लाख और दे दिया और डिफरेंशिएट किया तो देखा कि 1 लाख चला गया, 2x ही बचा। अब अगर हम डेफिनेशन से जाएं, अब अगर हम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। यानी इसको डिफरेंशिएट करके ये मिला तो इसको इंटीग्रेट करके ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। पर एक ही चीज़ को इंटीग्रेट करने से 3 अलग अलग चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? 3 हमें अलग अलग चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो हम 2x को इंटीग्रेट करके देखते हैं तो 2x डॉट डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, दुगना एरिया हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से है, और x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x का पावर n+1 2 और बाई n+1 2, ये 2 कटा, क्या बचा एक्स स्क्वायर। 2x को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर, केवल ये मिला, ये दोनों नहीं मिले। यहाँ तो हमारा कम नुकसान है, हम उतना नहीं रोएंगे, पर यहाँ तो 1 लाख का नुकसान हो गया, और ये 1 लाख हमें मिल भी नहीं सकता है क्योंकि 2x को हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे हमें केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये 1 लाख गया कहाँ, कैसे आएगा 1 लाख, कैसे मिलेगा हमें? तो इस 1 लाख, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं। पर ये कांस्टेंट हमें मिलेगा कैसे? ये कांस्टेंट देने के लिए अगर क्वेश्चन का ये इच्छा होगा, अगर क्वेश्चन का ये ज़रूरत होगा कि आप कांस्टेंट भी जाने, आप जाने कि शुरू में 2 या 1 लाख था, तो आपको वो चीज़ शुरू में ही दे देगा, क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में निकालने का व्यवस्था होता है, और नहीं तो 0 सीधा दिया रहता है कि कोई कांस्टेंट है ही नहीं, और नहीं तो निकालने का व्यवस्था रहता है। वो हमारे हाथ में होता नहीं है, क्योंकि हम 1 करोड़ भी यहाँ जोड़ देते तो भी 2x ही आता, और 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ही आता, 1 करोड़ का नुकसान हो जाता। तो कांस्टेंट का झमेला ये है कि हम जब किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेट करते वक्त छूट जाता है, तो हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। पर वो कांस्टेंट हमें पता कैसे चलेगा, मिलेगा कैसे? तो ये पूरी जिम्मेवारी क्वेश्चन की है। आपको कांस्टेंट का वैल्यू बताने का पूरा जिम्मेवारी क्वेश्चन का है। क्वेश्चन चाहेगा तो आपको बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। कांस्टेंट कभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सोचिए हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर, जब हमने 2x को इंटीग्रेट करा तो उसके साथ कांस्टेंट 2 था कि 1 लाख था कि 1 करोड़ था कि 10,000 था कि 3 था कि 1/2 था? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें कभी पता नहीं चलेगा जब तक कि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दिया ना रहे। तो जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उस कांस्टेंट को जोड़ दें, हम उस कांस्टेंट को जोड़ दें। तो चलिए अब कुछ इंटीग्रेशन करके इस डेफिनिट और इनडेफिनिट का झमेला हटाते हैं, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट डेफिनिट में क्यों नहीं आ रहा है, इनडेफिनिट में क्यों आ रहा है, वो देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमें एक इंटीग्रेशन दिया गया एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और ये दिया गया 2 से 10, मान लीजिए, ठीक है, 2 से 10, या ऐसा कर लीजिए 3 से 12 या 3 से 9 या 3 से 6, सबसे आसान। तो ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमें बनाना है। दूसरा क्वेश्चन हमें बनाना है साइन एक्स डॉट डी एक्स 0 से पाई, साइन एक्स डॉट डी एक्स 0 से पाई, ये हम पहले बनाएंगे।
फिर एक क्वेश्चन हम बनाएंगे cos x डॉट डी एक्स माइनस पाई बाई टू, मतलब माइनस 90 डिग्री, पाई बाई टू का मतलब आप समझ रहे होंगे, से प्लस पाई बाई टू। ये सारे क्वेश्चन मान लीजिए 3 क्वेश्चन हम अभी बनाते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले आप खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसे बनाते हैं। आपने जो बनाया है उससे आंसर्स मिलाइएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है 3 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। आप लिखने का तरीका भी देखिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद हम इसे ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 3 से 6। उसके बाद हम क्या करेंगे? सोचिए हमें एरिया 3 से 6 चाहिए। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें एरिया, अब सोचिए कांस्टेंट क्यों नहीं रखा? कांस्टेंट इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये डेफिनिट है। ये जो हमने निकाला ये इंडेफिनिट का पार्ट है, पर हमने तो डेफिनिट कर रखा है ना, तो वो कांस्टेंट कटेगा, अभी आपको दिखेगा वो कटते हुए। तो आप इसे सी रख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x³/3 ये हमने लिखा, इसे हमने फिर ऐसा ब्रैकेट में लिखा। ये हमें एरिया का इक्वेशन मिल गया है कि एरिया इतना है। अगर हम इसमें 5 पुट कर देंगे तो 0 से 5 तक का एरिया मिल जाएगा। इसमें अगर हम 10 पुट कर देंगे तो 0 से 10 तक का एरिया मिल जाएगा। इसमें हमें 1 लाख पुट कर देंगे तो 0 से 1 लाख तक का एरिया मिल जाएगा। पर हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें एरिया चाहिए 3 से 6 तक। तो हम पहले 6 पुट करेंगे, 6 तक का एरिया मिल जाएगा। हम 3 पुट करेंगे, 3 तक का एरिया मिल जाएगा, और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम अपर वाले में से लोअर वाले को क्या कर देते हैं? माइनस। और ऐसा हम क्यों करते हैं? एकदम एग्जैक्टली क्लियर है, आराम से क्लियर है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। देखिएगा आएगा वैल्यू जो आएगा वो 6 × 6 × 6/3 माइनस 3 × 3 × 3/3, और ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, 2 हो गया तो 6 × 6 36, 2 72, और माइनस यहाँ 3 गया 9, तो ये बचेगा लगभग 63। इसका आंसर हो गया 63। हमारे एरिया का आंसर कितना आया? 63। ये आंसर आ गया। और इससे आपका कैलकुलेशन अगर आपको करना रहेगा तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ सी लिख देता, आपकी शिकायत थी या हमारी शिकायत हो सकती है कि हमने इनडेफिनिट में सी लिखा, डेफिनिट में हमने क्यों छोड़ दिया? तो डेफिनिट में हमने छोड़ा नहीं, अगर हम लिख भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? हम यहाँ सी लिखते तो यहाँ एक सी लिखते, फिर यहाँ भी एक सी लिखते। चीज़ें इमेजिन हो रही हैं, तो यहाँ सी लिखते, यहाँ सी लिखते, तो सी क्या होता? कट जाता, और बचता तो यही। तो सी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इनडेफिनिट में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सी छूट जाता है हमसे। और कितनी बार आपका गलत आंसर सिर्फ उस सी को ना लिखने से आएगा, फिर क्वेश्चन में तो व्यवस्था कर रखा होगा, आपको सी लिखने की आदत नहीं होगी तो फिर आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए वहाँ सी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सी का कुछ वैल्यू होता है, वो असर डालता है चीज़ों पे। तो ये 63 हुआ आंसर। तो ये हमने देखा सिंपल सा एक इंटीग्रेशन, जो कि ऐसे ही हमें मिलते रहेगा और हम करते रहेंगे। यहाँ आते हैं, इसे हम याद रखेंगे, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, sin x डॉट डी एक्स अगर हम करें तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस cos x 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 180 डिग्री। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें cos के, क्योंकि cos का हमें वैल्यू पुट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 पे देखिए वैल्यू 1 है, और पाई पे वैल्यू -1 है। हमने ग्राफ का बात कर रखा है, तो पाई पे वैल्यू जो है वो कितना है? -1 है। ठीक है, तो हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ये कैसे हो गया? ये 2 माइनस कहाँ से आ गए? तो एक तो ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला, और ये ही तो माइनस है, तो ये भी तो यहाँ आएगा। तो ऐसे हो गया। 0 डिग्री नहीं, 0 ही लिखिए, डिग्री नहीं लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रेडियन में ही हम चल रहे हैं, तो 0 रेडियन। डिग्री लिख दिया मतलब 0 डिग्री। तो यहाँ पाई डिग्री अलग चीज़ है, पाई अलग चीज़ है। ये हमने जैसे ही पुट करा माइनस कॉस पाई का वैल्यू, देखिए कॉस पाई का वैल्यू कितना होगा? -1। तो -1 माइनस यहाँ माइनस, और कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1। कुछ ज़्यादा ही माइनस हो गया,
कुछ ज़्यादा ही माइनस हमारे पास जमा हो गया, लेकिन देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस कितना 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी इसका आंसर आया 2। हम इस पर थोड़ा देर अभी रुकेंगे कि इसके आंसर से हमें क्या मिला, हम देखते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं। यहाँ आएंगे cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, और इसमें वैल्यू पुट करना है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। जरा हम एक बार ग्राफ बना लें sin x का, तो sin x का जो ग्राफ होता है वो लगभग ऐसा होता है, याद करिए, तो -π/2 पे वैल्यू कितना होगा -1, और π/2 पे वैल्यू कितना होगा 1, साइन का ग्राफ में है ना, तो पुट करेंगे sin π/2 माइनस साइन -π/2। ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास याद करिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे जाकर के क्या कर देगा प्लस, साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, साइन π/2 1, और 1 + 1 कितना 2, 1 + 1 कितना आया 2 आया। तो हमने जोड़ा साइन को 0 से पाई के बीच, साइन को जोड़ा, देखिए इस ग्राफ को जोड़ा। आप कह रहे होंगे कि ये ग्राफ तो आपने इसके लिए यूज करा था, मैंने वैल्यू लिखने के लिए इसका यूज करा था, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो हम इसका एरिया देखेंगे, फिर हम जब cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका एरिया देखेंगे। तो हम पहले इसकी बात करते हैं, और आप जानते हैं कि दोनों का ग्राफ एक जैसा है, बस 90 डिग्री का अंतर होता है, ग्राफ तो एक जैसा है, तो जैसा एरिया ये देगा वैसा एरिया ये देगा, ऐसा देना चाहिए था और दे भी रहा है, देखिए दोनों में 2 आ रहा है। तो ये 2 क्या है, इस 2 का हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इस कैलकुलेशन से खुद को बचाए रखें, ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए sin x का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से पाई तक, तो 0 से पाई यानी यहाँ तक, sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ तक कर रहे हैं, तो देखिए हमें वैल्यू कितना मिला 2, हमें वैल्यू कितना मिला 2। सोचिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे होते, हम 0 से पाई नहीं करते, पाई से 2 पाई करते, क्या लगता है आपको क्या वैल्यू मिलता, -2 मिलता, -2 मिलता, -2 मिलता, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता, वैल्यू तो 2 होता ना, माइनस तो इसलिए क्योंकि पाताल में है तो माइनस मिल गया, लेकिन वैल्यू तो 2 होता, तो 2 इसका आंसर आता। सोचिए मैं इसे -π से 0 तक इंटीग्रेट करता तो क्या मिलता 2, मैं cos को कर रहा हूँ -π/2 से π/2, तो एरिया कितना मिला मुझे 2, यानी कि हम ये समझ सकते हैं, हम ऐसा याद रख सकते हैं, हम ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि साइन और कॉस में जो ग्राफ होते हैं उसके जो एकक लोब है, लोब बोलते हैं इसको, एकक लोब LOB, एकक जो लोब है उसका एरिया 2 है, उसका एरिया कितना है 2। हम डायरेक्ट याद रखेंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये जो लोब का एरिया है वो कितना है 2। सोचिए कभी मैंने आपको कह दिया कि साइन को इंटीग्रेट करो, ये इंटीग्रेशन मैंने 0 से पाई नहीं करा, 0 से π/2 कर दिया, यानी अब आपको यहीं तक निकालना है, तो ये पूरा अगर 2 है तो इसका आधा कितना होगा 1, यानी यहाँ तक का एरिया 1। सोचिए ये वाला एरिया कितना होगा -1। कहीं हमारी ज़रूरत ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया और यहाँ से यहाँ तक बना, मान लीजिए पूछेगा नेट डिस्प्लेसमेंट 0, 2 और -2, लेकिन मैं ये डिस्टेंस का ग्राफ, मान लीजिए डिस्टेंस तो ऐसा बन नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए बन गया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए, तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये वेक्टर है कि स्केलर है, इस हिसाब से हम उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, पर हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो पूरा लोब होता है साइन और कॉस में वो हमेशा कितना होता है, उसका एरिया 2 होता है। इसको भी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आएगा। मान लीजिए इसे मैं π/2 से 3π/2 तक इंटीग्रेट करूँ तो -2 आएगा। मैं इसे π/2 से पाई तक इंटीग्रेट करूँ तो -1 आएगा। और ये बातें हमें याद रखनी है क्योंकि बार बार हम इतना समय लगाने वाले नहीं हैं, बार बार हम इतना कैलकुलेशन करने वाले नहीं हैं। ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, पर अगर हम ध्यान रखते हैं और अगर ये फ्रीक्वेंटली आता है तो हम बार बार इस्तेमाल भी नहीं करने वाले, बार बार इसे करने भी नहीं वाले। हम दिमाग में लेकर के चलेंगे कि ये 2 होता है एरिया, नीचे भी 2 होता है और अपना काम ख़त्म करके हम आगे बढ़ने लगे। हमने आज डबल डिफरेंशिएशन देखा तो, पर उसके यूजर्स नहीं देखे। तो अब हमारा टॉपिक हो सकता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा
कोई चीज़ कब बड़ी होगी, कोई चीज़ कब छोटी होगी, कब वो मैक्सिमम को पहुंचेगी, कब वो मिनिमम को पहुंचेगी, या दोनों पहुंचेगी, ये हमें इस टॉपिक में पता चलेगा। और इसमें डिफरेंशिएशन का संपूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को आप एक बार बारीकी से देख लें। तो इसे पढ़ने के लिए हम 4 ग्राफ्स बनाएंगे, 4 तरह के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे और उन चारों पे बारी बारी से बात करेंगे। यही 4 ग्राफ होते हैं, इन्हीं 4 ग्राफ्स के मिलने से सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन 4 ग्राफ्स पे अगर हम रिसर्च कर लें, इन 4 ग्राफ्स को अगर हम जान लें, तो बाकी सारी चीज़ें जानना हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो मैं एक ग्राफ का आपको मतलब समझाऊंगा कि जैसे देखिए इनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ढंग से देखिएगा तो इसमें भी y बढ़ रहा है, इसमें भी y बढ़ रहा है। तो मैं अगर केवल y को देखूं, मैं अगर केवल y को देखूं तो क्या इसमें और इसमें अंतर बता सकता हूं? नहीं बता सकता, क्योंकि y तो दोनों में बढ़ रहा है, y दोनों में बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें अंतर अगर बताना है तो हमें और बारीकियों को देखना होगा। तो मैं 1 लिखूंगा, बाकी तीनों आपको वीडियो को पॉज करके बनाना है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो इसका देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इस ग्राफ का खासियत क्या है? कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें एक पैटर्न लॉक करना पड़ता है, हमें एक तरफ की चीज़ें लॉक करनी पड़ती हैं। तो हमने लॉक ये किया है कि हम x में हमेशा आगे बढ़ेंगे। पहली बात, हम x में बढ़ेंगे आगे, x में ही रहेंगे, x के हिसाब से देखेंगे और x में हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि x के हिसाब से बदलाव देखते हुए हम उधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। तो हमने 2 बातें लॉक करी हैं। पहला कि x पर रहेंगे और x में आगे बढ़ेंगे। हम x में भी हो सकते थे, y में भी हो सकते थे, पर हमने चुना क्या है? हमने चुन ये लिया है कि हम हमेशा x पे रहेंगे। हम x में बढ़ भी सकते थे, घट भी सकते थे, पर हमने लॉक क्या करा है? हमने लॉक ये किया है कि हम x में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इसमें बढ़ के मैं आपको एक पूरा लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, ऐसा नहीं बनने वाला। ये मैं 1 लिख के दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस पर थोड़ा देर सोचेंगे और फिर बाकी तीनों खुद से लिखेंगे और उसके बाद मिला लेंगे कि आपने सही करा, ये हल्की फुल्की गलती हो गई। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसका y इंक्रीजिंग है। ऐसा करता हूं कंपैरिजन के लिए, मैं दोनों लिखता हूं, आप ये दोनों बनाइएगा, ठीक है। और हमने जब इसे देखा तो हमने देखा इसका भी y इंक्रीजिंग है। तो इन दोनों के जो y है वो इंक्रीजिंग है, y बढ़ रहा है। तो भाई इससे तो पता नहीं चला, अगर y बढ़ रहा है तो y में जो चेंज आएगा x के रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सोचिए कोई चीज़ बढ़ रहा है, आपके पास आज सुबह में 2 आम थे, शाम तक 4 आम हो गए, तो बढ़ा अगर, तो जो दिन के हिसाब से आम का जो चेंज आया वो तो पॉजिटिव निकलेगा ना। कोई भी चीज़ बढ़ने का मतलब ही ये है कि उसका जो चेंज है वो पॉजिटिव होने वाला है, और कोई भी चीज़ घटने का मतलब ये है कि उसका जो चेंज है वो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि घट रहा है मतलब चेंज नेगेटिव, बढ़ रहा है मतलब चेंज पॉजिटिव। तो y तो यहाँ बढ़ रहा है ना, तो y का चेंज का अगर हम बात करें, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं, जिसे हम dy/dx भी कहते हैं, तो dy/dx यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ भी dy/dx पॉजिटिव होगा, यहाँ भी dy/dx पॉजिटिव होगा और यहाँ भी dy/dx पॉजिटिव होगा। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। तो सोचिए क्या dy/dx बता पाया, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव है, दोनों का dy/dx पॉजिटिव है, दोनों का dy/dx एक जैसा है, तो क्या dy/dx बता पाएगा कि ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा? नहीं, सिंगल डिफरेंशिएशन से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम जाएंगे देखने कि स्लोप का क्या हो रहा है। तो हमने देखा dy/dx के बारे में कि dy/dx जब हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमने देखा तो देखा इतना एंगल बन रहा है, और हम जानते हैं कि एंगल बढ़ने से स्लोप बढ़ता है। ये बातें हमने पढ़ रखी है, बातें हमने पहले ही कर रखी है। फिर हमने देखा कि एंगल अरे इतना हो गया, फिर हमने देखा कि अरे एंगल इतना हो गया,
हम कहे ओहो एंगल बढ़ रहा है, और एंगल बढ़ रहा है मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है, यानी इसका dy/dx इंक्रीजिंग है, dy/dx इंक्रीजिंग है। इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल देखिए इतना हो गया, यहाँ पे एंगल की अगर हम बात करें इतना हो गया, और यहाँ पे देखिए बनाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसका जो स्लोप है, इसका जो dy/dx है वो डिक्रीजिंग है। देखिए अब अंतर पता चला, आपको dy/dx का चेंज देखना पड़ा, और dy/dx का चेंज क्या कहलाता है? डबल डिफरेंशिएशन। d2y/dx², जाहिर सी बात है d2y/dx² जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, और इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो कंपेयर करने पे हमें पता चला कि सिंगल डिफरेंशिएशन से तो नहीं पता चला कि ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन से हमें पता चल गया कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। और ये चीज़ें हमें तब जाके क्लियर हुई जब हमने डबल डिफरेंशिएशन को देखा। वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके इसे आप एक बार गौर से देखें, और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। लॉक करा था हमने कि हम x पे रखेंगे, और ये लॉक करा था कि x में बढ़ के देखेंगे। तो जैसे जैसे, पहले इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे हम x में बढ़ रहे थे हमने देखा y भी बढ़ रहा था, जैसे जैसे x में बढ़ रहे थे हमने देखा y बढ़ रहा था, तो हमने लिखा y इंक्रीजिंग। पर y इंक्रीजिंग का मतलब y में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव, तो दूसरे में हमने लिखा कि dy/dx पॉजिटिव, यानी इसका भी स्लोप पॉजिटिव, इसका भी स्लोप पॉजिटिव। लेकिन हमने फिर स्लोप के बारे में देखा तो हमें कुछ अंतर मिला। इसका जो स्लोप है वो y में बढ़ने से भी बढ़ रहा है, पर x में बढ़ने से बढ़ रहा है, पर इसका स्लोप अगर हम x में बढ़ के देखें तो घट रहा है। तो इसका dy/dx इंक्रीजिंग और इसका dy/dx डिक्रीजिंग। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाएगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें आएंगे तो हम y की बात करें, अगर y पे चर्चा करें तो बोलिए इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग आपने निकाला ही होगा, तो y इसका है डिक्रीजिंग। और इसके y की बात करें भैया डिक्रीजिंग, दोनों डिक्रीजिंग। इसका भी y घटते जा रहा है x में बढ़ने पे, और x में बढ़ने पे इसका भी y घटते जा रहा है, साफ साफ हमें पता चल रहा है। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, क्योंकि y घट रहा है, अगर हम स्लोप की बात करें तो ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये देखने का और भी तरीका, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो ये देखने का एक और तरीका है। देखिए इसका स्लोप एक्यूट एंगल बना रहा है हमेशा, तो पॉजिटिव स्लोप। इसका लेकिन देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बनने लगा, याद है ना ऑब्ट्यूस एंगल, तो स्लोप कैसा हो जाता था? नेगेटिव। हमने तो बहुत सारा गेसिंग करा था, बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो ये जो स्लोप आएगा इसका जाहिर सी बात है कैसा आएगा? नेगेटिव। अब अगर हम स्लोप की बात करें तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखने में दिक्कत होती है लोगों को। इतना एंगल बना, इतना एंगल बना, जाहिर सी बात है एंगल घट गया। ये देखिए यहाँ पर एंगल और यहाँ पे एंगल कम हो गया, क्योंकि एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से नापते हैं, तो एंगल कम हो गया ना। एंगल कम हो गया इसका मतलब स्लोप घट रहा है, क्योंकि एंगल जब भी बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, एंगल जब भी घटेगा स्लोप घटेगा। तो dy/dx यानी कि स्लोप इसका हो गया डिक्रीजिंग, इसका स्लोप हो गया डिक्रीजिंग। और इसका देखिए अभी एंगल इतना है, बाद में एंगल इतना है, और बाद में एंगल और इतना है, एंगल बढ़ रहा है, यानी इसका dy/dx हो गया इंक्रीजिंग। इसका dy/dx क्या हो गया? इंक्रीजिंग। और फिर हम, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, इसका जो चेंज आएगा जब डबल डिफरेंशिएशन जो होगा जब हम करेंगे तो dy/dx² लेस देन 0 हो जाएगा, और इसका dy/dx² ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग का भी यही आया होगा, बिल्कुल ऐसा ही आया होगा, यही आना ही चाहिए, सदियों से ये आता रहा है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि यही सच है। तो इसको एक बार और देखें, समझ में हमें तो आ गया है, पर एक बार और देख लेना है ताकि रिवाइज हो जाए चीज़, हमें याद भी रहे। तो y में हम बढ़ के देखे, हमने x में हम बढ़ के देखे, हम देखे कि y घट रहा है, y डिक्रीजिंग, यहाँ पे y डिक्रीजिंग। तो हमने देखा कि y अगर घट रहा है मतलब कि इसका स्लोप नेगेटिव आने वाला है, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल से भी क्लियर है। तो dy/dx लेस देन 0, dy/dx लेस देन 0, मतलब इन दोनों ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। तो क्या केवल स्लोप निकालने से, क्या स्लोप के केवल नेगेटिव आ जाने से हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा? ऐसा हमें पता चलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे स्लोप का क्या हो रहा है।
स्लोप में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने देखा कि स्लोप इसका डिक्रीजिंग और इसका स्लोप हमने देखा इंक्रीजिंग। कैसे कह दिया कि इसका स्लोप डिक्रीजिंग? क्योंकि एंगल घट रहा है। हमने कैसे कह दिया कि इसका स्लोप इंक्रीजिंग? क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। जब भी एंगल बढ़ता है हम कह देते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है, जब भी एंगल घटता है हम कह देते हैं कि स्लोप घट रहा है। तो इसका एंगल बढ़ रहा है, इसका एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, इसका एंगल घट रहा है मतलब स्लोप घट रहा है। और फिर हमने देखा कि डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव हो जाएगा और डबल डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, इस पे और भी चीज़ों को इन सबको जोड़ के ग्राफ्स बनाएंगे। और अब हम अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने के क्रम में अंत तक पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी हम अंत को अप्रोच कर देंगे चाहेंगे और आधा से ज़्यादा जर्नी हम कवर कर चुके हैं। और अब 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन हमें और इस जर्नी को चलाना होगा और हमारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।